नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें ज्योग्राफी का 4th चैप्टर अपना चल रहा है विनिर्माण उद्योग। तो उसी उद्योग के संदर्भ में आज हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट उद्योग। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि लास्ट वीडियो से संबंधित है। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। और एक इसके साथ ही देखिएगा, जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में लिखा हुआ था कि बोकारो में उद्योग स्थापित किया गया। ये फोर्थ नहीं है, ये तीसरी होगा यहाँ पे। तो इसका ध्यान में रखिएगा, ये चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं है, यहां लिखा आएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो उसमें बोकारो झारखंड में उद्योग स्थापित किया गया था जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। तो आइए आज पढ़ते हैं आगे। तो आज हम पढ़ते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। यह एक आधारभूत उद्योग है। इस सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जाने वाली सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया, जिससे समुद्री सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाई गई थी, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। तो कि सीमेंट का आविष्कार ये जो 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो इसलिए वर्तमान में सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में तमिलनाडु में चेन्नई में पहला कारखाना खोला गया था, लेकिन वो प्रयास क्या रहा? असफल रहा, विफल रहा। 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। और इसी समय राजस्थान में लाखेरी किलिक निक्सन कंपनी के द्वारा, मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी के द्वारा, में सतना में गुजरात के पोरबंदर टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा कारखाने स्थापित हुए थे। तो ये 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, तो लगभग उसी समय की बात है। पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके साथ ही राजस्थान में जो लाखेरी पड़ता है, कहां पर है लाखेरी? बूंदी में है ये। तो राजस्थान में जिला है बूंदी, तो बूंदी में है। और मध्य प्रदेश में और गुजरात के ये पोरबंदर में ये सीमेंट कारखाने खोले गए। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश से में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इस उद्योग का दूसरा स्थान है। विश्व में भी उद्योग उत्पादन दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। तो यह भी फैक्ट है आपके लिए महत्वपूर्ण। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल व सस्ते परिवहन भागों में हुआ है, क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1 चूना पत्थर और 0.38 जो है वो क्या चाहिए टन जिप्सम और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। तो चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, ये इन सब से क्या बनता है? सीमेंट। इसके बाद में देखिएगा आता है कि कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ का इसका उत्पादन होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है राजस्थान। सीमेंट उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, प्रथम स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का आगाज 1912-13 में लाखेरी में स्थापना से होता है। इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी है। राज्य में 16 बड़ी और 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां है। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस कारण इसे सीमेंट राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। यह क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा है। जैसे मैंने आज आपसे राजस्थान के मैनचेस्टर वाला क्वेश्चन पूछा था, या वस्त्र नगरी, कई बार वो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और वैसे ही उसी प्रकार का एक जो है वो और क्वेश्चन है कि राज्य की सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं राज्य की सीमेंट नगरी? चित्तौड़गढ़ जिले को। राजस्थान राज्य देश के कुल उत्पादन का 16% भाग है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अब आपके क्वेश्चन क्या बनता है
कि देश के कुल उत्पादन का कितना परसेंट राजस्थान करता है, तो वो है 16%। राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने गोटन नागौर, खारिया खंगार जोधपुर में है। गोटन की जो सीमेंट है ये काफी फेमस है, नागौर की ये स्थान है। राजस्थान में सीमेंट के जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट के कारखाने हैं। अब देखिए आपसे परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। एक तो ये पूछा जा सकता है सबसे पहले कहाँ पे स्थापना हुई इसकी, तो वो लाखेरी में, राजस्थान में। और सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है भारत में, तो वो राजस्थान है। इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, निम्बा, एडा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक, ये वाला हो गया, यानी हाड़ौती वाला क्षेत्र, और ये चित्तौड़ वाला, और एक सवाई माधोपुर ऊपर का और हो गया। बाकी कुछ ये उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी है। चित्तौड़गढ़ जिला जो है इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहते हैं। और गोटन और खारिया खंगार जो हैं ये सफेद सीमेंट के कारखानों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गोटन तो बहुत बार पूछा है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है सफेद सीमेंट के कारखाने। सफेद सीमेंट होती है बिल्कुल व्हाइट सीमेंट। इसके बाद में देखिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सीमेंट उत्पादन में दोनों राज्य अग्रणी है। यहां से देश के कुल उत्पादन का 22% जो है वो उत्पन्न किया जाता है। दोनों को मिलाकर के बताया इसने, एमपी और छत्तीसगढ़। और पहले वैसे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही थे, ये तो बाद में 2000 में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और जब ये दोनों एक थे तो उस टाइम क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में नंबर 1 था। लेकिन बाद में जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान से कम हो गया। तो फिर उसके बाद से जो है वो राजस्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है भारत में, राजस्थान का ही है। तो यहाँ 22% है। यहाँ कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक 17 बड़े कारखाने कटनी, सतना, दुर्ग, मंदार, बनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतारा, जामुल तिल्दा और मेहर में है। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, या तो वो सीक्वेंस का पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है, या फिर राजस्थान के बाद में किन राज्यों में जो है वो इसका उत्पादन होता है। एक तो ये पूछ सकता है। एक कैमूर की पहाड़ियों का भी एक एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो कैमूर की पहाड़ियां हैं तो ये किससे कच्चा माल किसके लिए ये आगे काम में लिया जाता है, तो वो है सीमेंट उत्पादन के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो ये रतलाम, नीमच, ये आप जानते ही हैं, देवास, नागदार, अकलतारा, सतनार, ये एमपी के कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। जामुल तिलदार, मेहर वगैरह ये कई नाम हैं। अब आता है गुजरात। सीमेंट उत्पादन में ये चौथा राज्य है। यहाँ सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयां हैं। यहाँ पर देश का 9.4% सीमेंट उत्पादन होता है। यहाँ पर अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर, द्वारका में भी कारखाने स्थापित हैं। द्वारका जो भगवान कृष्ण की नगरी है समुद्र के किनारे, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और यहाँ पर सीमेंट समुद्री सीपियों, सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता और कांडला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। तो ये कांडला बंदरगाह भी कहाँ है, गुजरात पे है। तो अब इसमें महत्वपूर्ण हो गया कि सीमेंट उत्पादन में गुजरात का कौन सा स्थान है, तो चौथा राज्य है। और इसके अलावा ये कितनी बड़ी इकाइयां हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो फैक्ट, हर चीज के फैक्ट रट्टे लगाने लग जाते हैं। ये कितनी बड़ी इकाइयां हैं, कितनी छोटी इकाइयां हैं, कितने लाख टन उत्पादन हो रहा है, ये चीजें क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है। अब ये 16 बड़ी इकाइयां हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि चौथा राज्य जो है वो कौन सा, सीक्वेंस में पूछ सकता है। कितने परसेंट होता है, लगभग 9.4%। और कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसके बाद में देखिएगा आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भी एक अग्रणी राज्य है, यहां भी ठीक हो जाता है। यहाँ के पठार से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक बड़े कारखाने तिरुनवेली, डालमियापुरम, तलायतु, शंकरदुर्ग, राजमलायम, मंदकराची, आदियालर आदि में है। तो ये कारखाने, ये सब स्थानों के नाम है, कहाँ कहाँ पर है। हालांकि देखिए इसमें अगर राजस्थान का जीके आता है तो फिर ये आपके लिए महत्वपूर्ण उतने नहीं होते, लेकिन अगर भारत का जीके वो आपसे पूछ रहा है तो फिर ये चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेगी सब।
तो ये नाम आप देखिए, ये जो नाम से आप समझ जाएंगे, ये तिरुनवेलीर, ये जब भी इस तरह के नाम आते हैं, तलायुथु, राजमलायम, आतियालर, मंदकराची, तो ये कई नाम ऐसे हैं जिनको देखने से लग जाएगा कि आपके साउथ के हैं, दक्षिण भारत के हैं। और दक्षिण भारत में जिनमें तैर ये ज्यादा हो, तलायतुर, तिरुनवेलीर, तो ये ज्यादातर नाम जो आपको देखने को तमिलनाडु में ही मिलते हैं। आप कोई और नाम भी देख लेना, वो इस तरह के जो होंगे वो तमिलनाडु में ही मिलेंगे आपको, इस तरफ दक्षिण में ही। केरल की तरफ मिल जाएंगे, तमिलनाडु में मिल जाएंगे, इस प्रकार के। अन्य राज्य, उत्तर प्रदेश व झारखंड। देखिए नाम से सब पता पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है टॉम, तो आप क्या समझेंगे, टॉम क्या कोई भारत का रहने वाला होगा? अब ऐसे रखने को तो कोई रख ही ले, लेकिन फिर भी टॉम है, स्टुवर्ट, जेम्स, तो इस तरह के जो नाम है, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये नाम यहां वालों के नहीं है। अब जैसे किसी का नाम हो रामलाल, तो आप क्या समझोगे, क्या वो कोई ब्रिटेन में पैदा हुआ होगा, या कोई बाहर का होगा, फ्रांस का या स्पेन का होगा या पाकिस्तान का होगा? नहीं, रामलाल नाम आएगा तो, हालांकि पाकिस्तान में जो फिर भी मिल जाते हैं, बाकी जैसे एक फॉरेन कंट्री से मतलब है, तो आप समझ जाओगे कि नहीं ये तो अपने यहां का नाम है। तो भारत के अंदर बहुत सी जगह ऐसी है जो केवल उस स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, उसके जगह के नाम से आपको पता चल जाएगा ये किस तरफ का है। उत्तर प्रदेश व झारखंड जो कि 4.8 और 4.4% देश का उत्पादन करता है, यहां पर चुर्क, चौपन, चुनार, डाला तथा झारखंड में पटल और सिंदरी में कारखाने हैं। ये सब सीमेंट के कारखानों से संबंधित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट और कर्नाटक पठार के कारण भद्रावती, बागलाकोट, बेंगलोर, बीजापुर, गुलबर्गा, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना व रायलसीमा क्षेत्र की कच्चे माल की सुविधा से हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद। तो अभी कई नाम हैं ये, चुर्क, चौपन, चुनार, डालार, झारखंड में पंटल, सिंदरी, और कर्नाटक में पश्चिमी घाट, कर्नाटक पठार कारण भद्रावती, बागलाकोट। यह भद्रावती कल भी आया था, जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें। एक भद्रावती महाराष्ट्र में भी था, ये कर्नाटक वाला है। बीजापुर, गुलबर्गा, ये जब आप विजयनगर साम्राज्य आप पढ़ते हो तो उसमें दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसमें ये नाम आएंगे आपको, गुलबर्गा आएगा, ये बीजापुर वगैरह आएगा। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, तो तेलंगाना तो है, ये अलग से हो गया। रॉयल सीमा क्षेत्र की कच्चे माल की हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद। विजयवाड़ा, कृष्णा, नलकोंडा में और केरल व बिहार में स्थापित हैं। तो ये दक्षिण भारत के कई स्थानों के नाम हैं। हालांकि ये देखिए, ये इतने कोई महत्वपूर्ण नहीं है। शुरू के जो 4-5 आपको राज्य बताए हैं, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद वाले को इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा परिचय होना चाहिए नामों से। और भारत में आजादी के समय सीमेंट के 23 कारखाने थे, जिसमें से 5 पाकिस्तान में चले गए थे, जिसकी उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन थी। वहीं वर्तमान में लगभग 124 बड़े और 300 छोटे कारखाने हैं, जिसमें से 2250 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। परंतु स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है। इसके बाद शेष भाग को पूर्वी एशिया और अफ्रीकी देशों को निर्यात किया जाता है। तो ये ठीक है, ध्यान में रखने के लिए है। बाकी इसमें से कोई एग्जाम में पूछा जाने वाला जैसा इसमें ये है नहीं कुछ इतना इंपॉर्टेंट। बाकी जो चीजें हमने पहले पढ़ी है ये सब महत्वपूर्ण है, ये वाली। अब आता है कागज उद्योग। इसके बाद में देखिए आता है कागज उद्योग। यह भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को भोजपत्रों और हस्त निर्मित कागज पर संग्रहित किया गया। यह ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि और पेड़ों के अवशिष्ट से लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। भारत में 70% कागज गन्ने की खोई से बनता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्री रामपुर में लगाया गया। इसके बाद 1810 से 1867 में मद्रास व हुगली में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहा। 1879 में पहली भारतीय मिल लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई। 1881 में टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना हुई।
आजादी के समय 17 कारखाने थे जिनकी उत्पादन क्षमता इतनी थी 19,000 टन। वर्तमान में 800 बड़े और ये छोटे हैं और 128 लाख टन उत्पादन हो रहा है। उत्पादित माल का 65% भाग अखबारी कागज और शेष अन्य कार्यों में किया जाता है। देश में इस उद्योग का स्थानीयकरण निर्माण सामग्री के प्राप्ति क्षेत्रों सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है। इस दृष्टि से निम्न राज्यों में, तो देखिए इसमें कागज उद्योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है, जैसे ये भारत में 70% कागज जो है वो किससे बनता है, गन्ने की खोई से। ये खोई क्या होती है, ये तो आप जानते ही होंगे खोई क्या होती है। वो गन्ने वाला जब आप जूस पीने जाते हैं तो उस मशीन में से वो गन्ने का जूस निकालता है वो। अब उस गन्ने को उसमें से एक बार, दो बार, चार बार आप भी देखते हैं कि कितना पीसेगा इसको, कितना निकालेगा, कितना निकालेगा, एक एक गन्ने को निकालता है और बेचारे उस गन्ने को पूरा सूंघ देता है वो। तो जब उसको लगता है बिल्कुल सूखा होकर वो कचरा सा रह जाता है और उसको फेंक देता है साइड में, वो जो कचरा सा बचता है उसी कचरे को हम क्या कहते हैं, खोई कहते हैं। तो इससे देखिए कितना वो भी काम में आता है। आपको लगता है कि आप तो ये किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें से जूस तो सारा निकाल लिया इसने, लेकिन वो बहुत जबरदस्त काम का है, वो भी आगे सप्लाई होते हैं। तो 70% जो कागज है भारत में वो उसी से बनता है, उसी गन्ने की खोई से। तो ट्रक के ट्रक सप्लाई किए जाते हैं इस गन्ने की खोई के। जूस आप पी लेते हो, फिर वो जो बचा हुआ काम है उससे कागज बनता है, और वही बाद में भविष्य में आप मार्केट से कॉपी खरीद के लाते हो, तो क्या पता आपने कभी जूस पिया हो, उस जूस की जो खोई बची हो उसी की कॉपी आपके हाथ में ही आ गई हो। ऐसा भी हो सकता है कभी। तो इस तरह उसकी खोई से बनता है। और ये श्री रामपुर जो है, ये मिल भी है, श्री रामपुर जो मिल वगैरह कहाँ है, ये महाराष्ट्र की बात कर रहा है ये। बाकी ये मद्रास और हुगली वगैरह हो ही गए। और लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापना हुई 1879 में। 1881 में टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना हुई। अब ये टीटागढ़ का है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, क्या कि टीटागढ़ कहां पर है, ये स्थान का नाम भी है। तो वहां पर स्थापित है तो टीटागढ़ पेपर मिल। यह है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पड़ता है टीटागढ़। कितना प्यारा सा नाम है टीटागढ़। तो बस ये चीजें हैं, मेन मेन दो तीन लाइनें हैं इसमें काम की। ये देखिए कई की कागज मिले वगैरह ये कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल में ये देखिए टीटागढ़, आपको अभी बताया था ऊपर, रानीगंज, त्रिवेणी, कोलकाता। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, चंद्रपुर, खपोली, पीपरी, कांपटी यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंतनगर, बस्ती। मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, कमलाई, इन स्थानों में कागज मिले हैं। कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर, कृष्णराज सागर। गुजरात में सूरत, वापी, बड़ोदरा, राजकोट में विकास हुआ है। देश में अखबार कागज नेपानगर मध्य प्रदेश तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है। तो नोट छापने का सरकारी कारखाना, तो ये आपको ध्यान में रखना है नाम ये, मध्य प्रदेश और होशंगाबाद। देश में स्थानीय अधिक मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है तथा अन्य देशों से भी आयात करना पड़ता है। और आजकल तो मित्रों जो न्यूज़पेपर वगैरह भी कैसे होने लगे, पेपरलेस। मतलब आपको सब ऑनलाइन जो है ये पेपर सारे मिल जाते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर हैं जो यहाँ लोकल जो आते हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, ये तो है ही हैं। इसके अलावा भी जो पूरे भारत के स्तर पे भी कई राज्य हैं, जैसे पत्रिका भास्कर यहाँ का फेमस है राजस्थान का, तो हर कई राज्य हैं जहाँ वहाँ के फेमस हैं। झारखंड के कुछ वहाँ के लोकल फेमस हैं, बिहार के अलग फेमस हैं। तो आजकल सब न्यूज़पेपर जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं। तो इससे भी अब वो उतना नहीं रहा कि अब तो पेपर खरीदना ही पड़ेगा, ऑनलाइन भी 10 मिनट में आदमी अखबार पढ़ सकता है। तो ये कुछ भारत में कागज मिलों की स्थिति है। अब आता है औद्योगिक प्रदूषण। तो क्या है औद्योगिक प्रदूषण में, विनिर्माण उद्योग जहां देश के आर्थिक तंत्र में विकास में सहायक है, वहीं देश में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो मानव सभ्यता तथा प्रकृति के विनाश में सहायक रहे हैं। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण वहां नगरीयकरण भी तीव्र गति से हुआ, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत। इन नगरों में जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च है। तो जहां पर देखिए औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियल होगी, वहां कितना इंडस्ट्री से बना हुआ जो कचरा, धुआं,
जो वेस्ट मटेरियल, तो उससे प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है, वायु भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा और उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योगों के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। इसी प्रकार गोमती नदी लखनऊ के समीप कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है। अक्सर मछलियां मरी भी पाई जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय जनसंख्या सांस की, तो अब देखिए मित्रों, ये वास्तव में है। अभी जैसे कोरोना वायरस था, तो अभी भी है, तो आप जानते हैं कि सारी फैक्ट्रियां वगैरह सब बंद हो गई थी। तो केवल 20-25 दिन के अंदर अंदर ही गंगा का पानी बिल्कुल जैसे एकदम निर्मल वाटर हो, बिल्कुल एकदम प्योर, वैसा वापस हो गया था। क्यों? क्योंकि जो अपशिष्ट वगैरह ये फैक्ट्रियों से निकल रहा था वो था नहीं। तो जो जो हजारों लाखों करोड़ों के बजट सरकार नहीं कर पाई, वो इस कोरोना वायरस ने कर दिया। तो गंगा जो है वो कितनी और कितनी ही नदियां हैं जहां का धरातल नीचे दिखने लग गया था, इतना प्योर पानी है, क्योंकि पानी तो लगातार बहेगा, वो तो हिमालय से निकलेगी नदियां, तो वो तो लगातार बहता हुआ पानी है। अब इसमें कुछ अपशिष्ट मिलेगा नहीं, तो बिल्कुल प्योर और साफ पानी आएगा। तो ये इनके कारण बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। तो बीमारियों से ग्रसित हो रही है ये सभी। अभी एक सीन था, एक फिल्म का देखा था मैंने। अभिषेक बच्चन की एक मूवी थी, मुझे उसका नाम ध्यान में नहीं रहा। उसमें उसमें अब काफी पहले की मूवी है। तो उसमें एक अभिषेक बच्चन का एक दोस्त होता है, एक एक्टर है विजय राज, बड़े ही शानदार एक्टर हैं। तो उनको एक बेवकूफ बनाता है, और वो दिल्ली अपने दोस्त अभिषेक बच्चन से मिलने के लिए जाता है, विजय राज जो है। तो वहां इसको एक आदमी यमुना बोल के और एक नाले में कूदा देता है वो। तो वो वास्तव में ये स्थिति है, यमुना भी बहुत साफ हो गई थी। और यमुना के अगर आप वास्तव में यमुना देखें, तो जैसे नाले का पानी होता है उस तरह की स्थिति हो गई है दिल्ली, ये यूपी, इधर से जो ये आगरा के पास ये सब देखते हैं आप। लेकिन कोरोना के कारण बिल्कुल साफ पानी हो गया यमुना और इन सब का भी। तो कितना बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा है। ये सभी बीमारियां वायु में हानिकारक विषैले तत्वों कार्बन, सीसा, सल्फर, अन्य कारक नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर और मृदा तथा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव में विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, रक्त, चमड़ी संबंधी बीमारी को जन्म देती है। तो कई प्रकार की बीमारियां हैं। और ये हानिकारक तत्व कौन कौन से होते हैं? इनमें कार्बन है, सीसा, सल्फर इत्यादि हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति मरने लगते हैं। समुद्री जहाजों के अपशिष्ट का निस्तारण, समुद्र में तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं, जो तेल टैंकर होते हैं, समुद्र में तेल का निकालना और तटों के समीप शोधन करना, परमाणु बम के परीक्षण ऐसे कार्य हैं जो समुद्री जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। भारत में हर 8 में से एक पक्षी लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि औद्योगिकरण व परिवहन के साधनों तथा मार्गों से इनके प्राकृतिक आवास तथा भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा तथा गंदे जल को प्रवाहित करने से भूमि में विषैले तत्वों के मिलने से उर्वरकता में कमी हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदावाहिनी नदियों के जल सोर्स गंगोत्री, यमुनोत्री सूखने के कगार पर हैं। तो इनसे क्या होगा फिर? ये नुकसान तो फिर पूरी प्रकृति, पूरी नेचर का ही सिस्टम में जो है वो कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है उसका। केवल एक चीज प्रभावित नहीं होती, क्योंकि हर चीज सबसे जुड़ा हुआ है, पूरा नेचर जो है। यही औद्योगिकरण का अगर यही रूप रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे और बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा, और आगामी पीढ़ियों के पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अतः हमें संवर्धित और सुविकसित औद्योगिकरण विकास का मार्ग अपनाना होगा। लेकिन ये अपनाना होगा जब सभी प्रयास करेंगे, सरकारें प्रयास करेगी, लोग प्रयास करेंगे। आप देखिएगा पहले कितनी नई नई बीमारियां आ चुकी है। पहले कभी हार्ट अटैक सुनने को नहीं मिलता था कि किसी के। आज से जैसे सुनते हैं कि लोग बात करते हैं कि 25-30 साल पहले कोई हजारों में एक आदमी के बारे में पता चलता था कि उसके हार्ट अटैक आ गया, बाकी सुनने को ही नहीं मिलता था। कैंसर किसी के देखने को नहीं मिलते थे, कोई हजारों में एक किस्सा होता था तो सुनते थे कि उसके कैंसर हो गया। जैसे जब कोरोना नया नया आया था, तब अगर किसी राज्य में या किसी जिले में एक व्यक्ति भी कोरोना से पीड़ित मिलता था तो कितना हौला मचता था कि आज वहां पर एक कोरोना मिला है। और अब तो लोगों ने आंकड़े देखने बंद कर दिए
बस न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इतने बढ़ गए। तो अब ये इतनी समस्या वर्तमान में है क्यों? ये सब खान पान, ये जो इस तरह का, ये सब चीजें इफेक्ट कर रही है लोगों के जीवन को। गांव में पहले आपको कैंसर देखने को नहीं मिलते थे, आजकल गांवों के अंदर भी भरमार भरी पड़ी है। कैंसर कैंसर इतना कैंसर गांव में हार्ट अटैक, जबकि पहले गांव तक ये बीमारियां नहीं जाती थी क्योंकि गांव में लोग मेहनती होते हैं, तो ये बीमारियां नहीं जाती थी वहां पे। लेकिन अब प्रभावित तो इनसे फिर आदमी होगा ही, तो इसका इफेक्ट पड़ा है। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि जो पहले की गांव की संस्कृति थी, वही गांव का जो देसी खाना है, बिना किसी प्रोडक्ट के, चाहे अनाज कम हो, लेकिन जो भी प्रोडक्ट आपके खेतों में होता है शुद्ध और नेचुरल खाद है वो मिलाइए, उससे जो प्रोडक्ट है वही उत्पादों का इस्तेमाल कीजिए, बजाय की बाहरी चीजों के। तो फिर आता है राजस्थान में औद्योगिकरण। राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है। इसका देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% योगदान है, यानी औद्योगिक रूप से ये और राज्यों के कंपैरिजन में पिछड़ा हुआ है। कुल औद्योगिक उत्पादन जो देश का, उसका 6% किसका योगदान है? उसमें राजस्थान का। और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% योगदान है। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज और कृषि आधारित हैं, जो कि राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, अजमेर, पाली जिलों में केंद्रित है। रतन, आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग और नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग, तिलहन उद्योग में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। तो किस किस में? तो ये रतन आभूषण वगैरह है, संगमरमर है और सीमेंट है, ये आपने पढ़ ही लिया। सीसा जस्ता उद्योग है, नमक है, हस्तशिल्प कला उद्योग, तिलहन, इनमें राजस्थान देश में पहला स्थान रखता है। तो अब है राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, वेरी वेरी मोस्ट आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं सीसा जस्ता उद्योग के बारे में। राजस्थान के अरावली पर्वत में देश में सर्वाधिक सीसे जस्ते के भंडार होने के कारण यह उद्योग जावर, देवारी, चंदेरिया, चित्तौड़, राजपुर दरिबा, रामपुर दरिबा में स्थापित है। तो सीसा जस्ता या खनिज, देखिए ये चीजें खनिज, और इसने पहले ही लिख दिया कि राजस्थान के उद्योग खनिज और कृषि से जुड़े हुए हैं। भाई आप कुछ भी जैसे सीमेंट बनाएगा तो वही जिप्सम, ये चुनार, ये कोयले, इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो खनिजों पर डिपेंड हो गया ये। और कि कौन सा खनिज मिलता है, जिस खनिज की मात्रा अच्छी होगी तो उसमें राजस्थान की स्थिति भी भारत में अच्छी होगी। जिसकी खेती यहाँ पर राजस्थान में अच्छी होगी औरों के कंपेरिजन में, तो औरों की तुलना में थोड़ा वो चीज भी यहाँ बेटर तरीके से होगी। तो अब सीसा जस्ता जो है, इसके भंडार जावर है, देबारी, ये उदयपुर में है। फिर ये चंदेरिया, चित्तौड़, राजपुरा दरिबा, रामपुरा दरिबा में स्थापित है। ये उद्योग खानों के पास ही स्थित है। शेष कच्चा माल पूर्व बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुडा, किशोरी दास से मंगाया जाता है। इन उद्योगों से देश के उत्पादन 95% राजस्थान से जाता है। तो मित्रों, जो सीसा जस्ता जो ये उद्योग है राजस्थान का, वैसे भी इनमें नंबर 1 है खनिजों में, तो नंबर 1 है राजस्थान इसमें। तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, आप जो पहले आपने खनिज वाले में पढ़ा है वही चीज एक प्रकार से रिपीट है आपका। सीमेंट उद्योग, राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1912-13 में लाखेरी में हुई। इसका केंद्रीकरण ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी देख लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पहला आ गया, ये सब चीज रिपीट हुई है जो हमने ऊपर देखा। देश के कुल उत्पादन का, अब जो चित्तौड़गढ़ है उसको सीमेंट नगरी भी कहा जाता है राज्य की, और 16% लगभग होता है, ये सब आपने देख लिया। हस्तशिल्प उद्योग, तो दोस्तों अब हस्तशिल्प उद्योग है। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट, दरअसल क्या है, जो आपका बार बार नाम आएगा कि पोर्टलैंड पोर्टलैंड, ये कुछ नहीं, आपको बता दिया कि कैसे इसका नाम पड़ा। व्हाइट को छोड़ करके जो सीमेंट दूसरी आती है जो आप देखते हो व्हाइट के अलावा, वो पोर्टलैंड सीमेंट ही कहते हैं उसको। तो नाम है ये, जैसे सफेद सीमेंट, अब ये सफेद से तो आप समझ गए सफेद मतलब व्हाइट सीमेंट होती है। अब ये पोर्टलैंड पोर्टलैंड का ही दिमाग में घूमेगा, तो ये जो व्हाइट नहीं है, बाकी जो दूसरी सीमेंट है वो पोर्टलैंड सीमेंट ही, ये नाम है उसका। हस्तशिल्प उद्योग, रत्न तराशने और आभूषणों का निर्माण कार्य जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, मूर्ति तथा कलात्मक सामान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में ला का सामान चूड़ियां जयपुर, जोधपुर, रंगाई छपाई बंदेज उद्योग बाड़मेर, पाली, सांगानेर में चमड़े का सामान जोधपुर, जयपुर, अजमेर और तथा बाड़मेर में किया
जाता है। हस्तशिल्प उद्योग जो है, अब राजस्थान में जो आप हस्तकलाएं पढ़ते हैं तो उसमें 40-45 हस्तकलाएं हैं। हस्तकला मतलब जो हाथों से जिस चीज का निर्माण किया जाता है, चाहे वो कुम्हार के द्वारा घड़े का निर्माण किया गया हो, चाहे किसी कपड़े का निर्माण हो, चाहे साफा बनाया जा रहा हो, चाहे चूड़ियां हो, चाहे आभूषण हो, रंगाई छपाई, सब जो हाथ से किए जाने वाले। तो रत्न तराशने के लिए जो रत्न है, आभूषण वगैरह, तो जयपुर है। आप जानते हैं, अगर जोरी बाजार जयपुर का जो है वो पूरे विश्व प्रसिद्ध है। वो प्रतापगढ़ है, नाथद्वारा है। मूर्ति तथा कलात्मक सामान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। लाख का सामान और चूड़ियां जयपुर तथा जोधपुर। रंगाई छपाई और बंदेज उद्योग ये बाड़मेर, पाली, सांगानेर में। और चमड़ा का जो है ये जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर में किया जाता है। तो ये कई हस्तशिल्प हैं। अब आता है मार्बल। तो राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर के कटाई, पॉलिश और घिसाई करने की इकाइयां लगी है। इसके बाद आता है नमक व रसायन उद्योग। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी की झीलों से नमक बनाने को कार्य प्राचीन समय से हो रहे हैं। देश के सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर देश सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है। इसके अलावा डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना और पंचभद्रा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। तो ये नमक और रसायन उद्योग के बारे में है, कहाँ कहाँ है राजस्थान में। इसके बाद में आता है ऊन उद्योग। देश की सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन संबंधित पशुओं का पालन राजस्थान में किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल तथा नमदे बनने का कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली में किया जाता है। इसके बाद आता है सूती वस्त्र उद्योग। तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नई अवस्था में है। यह चंबल व भाखड़ा नांगल परियोजनाओं में सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठारी और सिंचित घगर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र मेले स्थापित हैं। यहाँ पर कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है सूती वस्त्रों में। तो ये शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो स्थान है ये आपने पहले भी पढ़े हैं सूती वस्त्र वाले में। इसके बाद में आता है तिलहन उद्योग। तो देश में तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। इसका कारण मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल को निकालने की इकाइयां भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा और बूंदी में स्थापित है। अन्य उद्योग में चीनी उद्योग बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा में। गवारगम उद्योग चूरू, जोधपुर, बाड़मेर। कागज उद्योग गोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में स्थापित है। तो ये आपको राजस्थान के खनिज, ये जो राजस्थान के उद्योग वाला है, ये आपको बाद में थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में भारत वाला तो इन्होंने अच्छा दे रखा है, लेकिन राजस्थान वाला जो है अभी उतना डिटेल में है नहीं इसमें। तो राजस्थान का आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो ये तिलहन उद्योग के अंदर प्रथम है, और बाकी जैसे चीनी उद्योग वगैरह ये कहाँ पर है ये भी आपको डिटेल में तो पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है, और इसमें अब ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपके, ये देख लीजिएगा। ये देखिए, ये जो चैप्टर के लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जैसे उद्योग क्या कहते हैं, या जैसे अन्य उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, तो ये लौह इस्पात उद्योग है। पंचवर्षीय योजना में अभी कहाँ कहाँ खोले गए थे ये आपको सब बताए हैं। ये लोहा इस्पात का जो बोकारो में कारखाना स्थापित है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना। और ये भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना, ये फोर्ट ग्लास्टरमेर। फिर ये 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवाजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। फिर ये महाराष्ट्र है, सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को। सीमेंट का आविष्कार 1824 इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो यहाँ किया गया था, इसलिए इसका नाम ये पड़ गया, और इसलिए इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। तो ये नाम से है, इसके नाम से, पोर्टलैंड के नाम से। बाकी ये नोट छापने का, सफेद सीमेंट का कारखाना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 चैप्टर और बचे हैं, और एक तो उसमें जनसंख्या वाले से रिलेटेड है, तो वो वैसे भी आपने पढ़ा है पहले,
तो वो एक प्रकार से आपका रिवीजन ही होगा। और एक चैप्टर और है, तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर जो है ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी 10th की ज्योग्राफी। फिर पॉलिटी वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।